नमस्कार दोस्तों, एडू टॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अधिगम के प्रश्नों का ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 लाए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अधिगम में कितना सीख लिया है। दोस्तों, इस बात की मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इन 10 प्रश्नों को सॉल्व किया तो इन 10 प्रश्नों की मदद से कई और सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका संपर्क बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। व्यवहारवादी ने कहा, यानी कि किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। दोस्तों, ये व्यवहारवादी का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट था 1913 में। 1913 में व्यवहारवादी वॉटसन साहब आते हैं और एक लेख प्रकाशित करते हैं, क्योंकि उससे पहले संरचनावादियों का बोलबाला था, प्रकारवादियों का बोलबाला था। लेकिन वॉटसन साहब कहते हैं कि व्यवहारवादी को हम व्यवहारवादी लेके आएंगे मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने ये तगड़ा सा स्टेटमेंट दिया था। तो समझ लेते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ था। दोस्तों, इससे पहले कई संप्रदाय आ चुके थे। जो पहला संप्रदाय था वो था संरचनावाद का संप्रदाय। कौन थे इसके संस्थापक? उंट साहब थे। क्या मानते थे ये कहते थे हम चेतन का अध्ययन करेंगे और व्यक्ति से उनकी अनुभूतियों के बारे में पूछते थे और उस अनुभूतियों को नोट करते थे। ये संरचनावादी लोग थे। इसके बाद आते हैं दोस्तों प्रकार्यवादी लोग। कौन आते हैं? प्रकार्यवादी लोग। कौन थे इनके संस्थापक? विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स। क्या मानना था इनका? ये मानते थे कि कैसे चिंतन का प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया पे ध्यान देते थे, प्रोसेस पे ध्यान देते थे, फंक्शन पे ध्यान देते थे। इसलिए इन्हें कहा गया फंक्शनलिज्म। कौन थे इसके संस्थापक? विलियम जेम्स साहब थे। संरचनावाद खत्म हो गया, प्रकारवाद उसके अपोजिट में आता है। इसके बाद जन्म होता है व्यवहारवाद का। किसका जन्म होता है तीसरे नंबर पे? व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? वॉटसन साहब माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वॉटसन साहब माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि हम मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करेंगे और इन्होंने व्यवहार को साबित करने के लिए क्या कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दीजिए, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहे जो कुछ आप कहोगे मैं उसे बना दूंगा। दोस्तों, तो यहाँ से व्यवहारवाद का जन्म होता है और इसके संस्थापक कौन थे? वॉटसन साहब थे। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है उद्दीपक की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, तीसरा है उद्दीपन की विश्वसनीयता, चौथा है उद्दीपन की सक्रियता। दोस्तों, ध्यान आकर्षित के लिए उद्दीपन की तीव्रता का होना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कमरे में चुपचाप बैठे स्टडी कर रहे हैं। ये देखिए, आप चुपचाप बैठे हैं। देखिए, आर्ट बड़ा खराब है तो बस आप समझने का प्रयास कीजिए। आप कमरे में बैठ के स्टडी कर रहे हैं और क्या होता है, अचानक से बाहर धड़ाम की आवाज़ आती है, बूम। बाहर किसकी आवाज़ आती है? बूम की। आपका तुरंत वहाँ पे ध्यान चला जाता है कि अरे ये क्या हुआ, बाहर निकल के आप देखने लगते हैं। तो उद्दीपन की तीव्रता कितनी है, ये आपके ध्यान को भटका सकता है, आपके ध्यान को आकर्षित कर सकता है। मान लीजिए बहुत छोटा सा आवाज़ कहीं निकलता है तो उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में पठार, सीखने में स्थानांतरण या सीखने में रुचि। तो यहां पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण। जब आपका एक फील्ड में अर्जित ज्ञान, मान लीजिए कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, आगे चल के आपको क्रिकेट का एम्पायर बना दिया जाता है, तो मतलब आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेते थे, लेकिन अब आप आगे चल करके क्रिकेट के एम्पायर बना दिए जाते हैं। अर्थात एक ज्ञान का उपयोग आप दूसरी विधा में कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा। कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा? सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा, क्योंकि आप एक ज्ञान का प्रयोग दूसरे ज्ञान को करने में उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है। सीखने का पठार क्या होता है?
पठार का मतलब होता है जब आप सीखते सीखते एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जब आप उस अवस्था से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ और आगे नहीं सीख पाते हैं, तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। तो इस वजह से हमें इतनी जानकारी मिल जाती। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है जीरो। तो इस प्रश्न को जीरो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जीरो देखिए लिखा है साइड में, आप इससे भी ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। जीरो प्रश्न का उत्तर आपको बताना है जीरो। फिलहाल आपके जीरो के आगे 3 लगने वाला है, यानी कि आपको सीडीपी में दोस्तों 30 में से 30 क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप एक मंजिल चुनिए और बिना रुके बिना थके उस पर चलते रहिए दोस्तों, सफलता आपको जरूर मिलेगी एक दिन। तो कमेंट बॉक्स में जीरो का आंसर आप बताइए कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहे पर दोस्तों। तो अंतर्दृष्टि सूझ कोहलर साहब आ जाते हैं, वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। चूहे पर प्रयोग किसने किया था? टॉलमैन साहब ने प्रयोग किया था। किसने किया था? टॉलमैन साहब ने किया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं। ये संज्ञानात्मक मैप कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टॉलमैन साहब ने दिया था। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक साहब ने किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। कुत्ते पर प्रयोग किया था इवान पावलोव साहब ने। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, इसे टाइप एस थ्योरी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टिमुलस का रोल होता है। उद्दीपक सिद्धांत कहा जाता है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है। और इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के बारे में बताया था दोस्तों। तो इस वजह से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था दोस्तों, पावलोव ने दिया था, स्किनर साहब ने दिया था, वॉटसन ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था दोस्तों। थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के नियम, सीखने के प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की थी। वॉटसन व्यवहारवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। 1913 में इनका स्टेटमेंट आता है कि आप मुझे कोई बच्चा दीजिए, आप उसे वकील, चोर, पुलिस, सिपाही जो भी कहेंगे आप, मैं उसे बना दूंगा। पावलोव साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया, डॉग पर प्रयोग किया। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, टाइप एस थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इसे कहते हैं। स्किनर साहब ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी कही जाती है, टाइप आर सिद्धांत कहा जाता है। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत होता है इनका प्रयोग जो था वो चूहे पर था स्किनर साहब का, और किस पे था? कबूतर पर प्रयोग किया था इन्होंने। शेपिंग और चेनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन की बात किसने की थी? स्किनर साहब ने की थी दोस्तों। इसके अलावा स्किनर साहब और बात करते हैं, वेरिएबल रेशियो की बात करते हैं और इंटरवल वेरिएबल की बात करते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम का संपत्ति किसने दिया था? टॉलमैन साहब ने दिया था, बैंडूरा ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, कोहलर साहब ने दिया था। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम का संपत्ति दिया था बैंडूरा साहब ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैंडूरा साहब मानते थे कि बच्चा समाज में जो देखता है वही जो है वो सीख जाता है। कौन सा फेमस एक्सपेरिमेंट किया था बैंडूरा साहब ने? बोबो डॉल का फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। किसका एक्सपेरिमेंट किया था? बोबो डॉल पर। जैसे बच्चा समाज में जो देखेगा, आपने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पिता को शेविंग करते हुए, दाढ़ी बनाते हुए जब देखते हैं, शेविंग करते हुए देखते हैं, तो वो उस तरह की एक्टिविटी करने लग जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ये किस तरह के या किस मनोवैज्ञानिक के बताए गए नियम से संबंधित है, तो वो बैंडूरा साहब से संबंधित है, प्रेक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है दोस्तों, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ये सभी हो सकता है। सकारात्मक क्या होता है? जब आपका पुराना सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। जब आपका पुराना सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को नहीं सीखने देता है या नए ज्ञान को सीखने में हमें हेल्प नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। और शून्य स्थानांतरण क्या होता है?
जब हमारा सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान के निर्माण में ना तो मदद करे ना ही हमें नुकसान पहुंचाए, न्यूट्रल है वो, तो हम उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। तो यहाँ पे सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में आप ऊपर जो प्रश्न पूछा गया था 0, उसका आंसर आपको जरूर बताना है। और साथ में ये भी बताइए कि आपके कुल 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।